नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीणा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस आप सभी के लिए जो है एक सराहनीय कदम है। मैं समझता हूं कि आप सभी को एक फ्लो में लाने का सराहनीय कदम है। देखिए, हम बीए सेकेंड ईयर की क्लास है। ये बीए सेकेंड ईयर में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और कल जैसा कि मैंने व्हाट्सएप पे मैंने बोला था, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर लगभग मैं सभी को पता है, मेरे सभी स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी कि सर जो है समझ में अच्छा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है क्वेश्चन ब्रीफ कैसे होंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम एक यही आ रही है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया। अगर वो फर्स्ट ईयर का एग्जाम प्रमोट नहीं होकर एग्जाम होता तो थोड़ा पुटअप करने का आपको पता रहता है। देखो बेटा, फैक्ट मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग चाहो तो उसका स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये प्रत्येक जो मैं फैक्ट लिख रहा हूँ, ये सारा का सारा ये वन वर्ड क्वेश्चन है। ये क्या है? वन वर्ड क्वेश्चन है। और जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो मैं आपको जो बोल के समझाता हूँ वो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। बड़ा क्वेश्चन जहाँ होता है मैं बड़ा क्वेश्चन बता दूंगा आपको। अब यहाँ जो हमारा यहाँ है, यहाँ हमारा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। बड़ा क्वेश्चन जहाँ बनेगा मैं बता दूंगा। तो हमारा जो टॉपिक है हमारा भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना। तो मैं एक बार वापस थोड़ा रिपीट करके चलता हूँ। मेरी वैसे भी मैं चाहे ऑफलाइन क्लास लूँ चाहे ऑनलाइन क्लास लूँ, अपने जो कल पिछला जो टॉपिक होता है मैं उसको एक बार समरी उसकी रिपीट करता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में आक्रमण किया। तो यहाँ अगर आपसे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्वेश्चन आपका अगर बनता है, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि भारत में प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, या भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी अरब आक्रमणकारी की बात आती है तो पहला प्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में। अब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में सिंध के ठट्टा नामक स्थान पे किया गया। उसके आक्रमण से प्रेरित होकर तुर्क जो थे उन्होंने भारत पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। अरबों के द्वारा जो अधूरा कार्य था, अरबों ने कभी मैंने बताया भारत में सत्ता स्टेब्लिश नहीं की। भारत में सत्ता स्टेब्लिश करने का जो गौरव प्राप्त है, या जो भारत में जिस व्यक्ति ने सत्ता स्थापित की, उसका नाम है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का मैंने आपको बताया, मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करता है। सबसे पहले वह 1174 में और 1178 में वह किसका? वह मुल्तान और गुजरात को विजिट कर लेता है। मुल्तान और गुजरात को विजिट करने के पश्चात वह 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किससे करता है? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में गौरी को पराजित कर देता है। पृथ्वीराज जो चौहान था वह राजपूत जो शक्ति थी, मैंने आपको बताया था 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है राजपूत शक्ति या राजपूत काल का टाइम पीरियड कहलाता है। अब यहाँ एक बहुत जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आता है। ये जो युद्ध है, ये दोनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से पहले का जो काल पीरियड है वह हमारा प्राचीन काल पीरियड था। वह हमारे भारत का प्राचीन काल पीरियड था, जहां भारत गुलामी किसी विदेशी शक्ति की गुलामी में नहीं था। किंतु यहाँ से एक मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री की परिभाषा बताई थी मध्यकाल की। तभी मैंने कहा था कि इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे, कुछ ऐसे टर्न आएंगे। यह टर्न है मध्यकाल का, यह टर्न है क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को गौरी हरा देता है। और पृथ्वीराज चौहान की जो पराजय थी वह भारत के लिए एक गुलामी का प्रतीक थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान वह शक्ति था जो है इस आक्रमणकारी को यही रोक सकता था। उसने 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में उसको वापस छोड़ के, जिंदा वापस जाने के छोड़ के, उसका कुछ इसके सिद्धांत थे, इन्होंने जाते हुए सेना का पीछा नहीं किया। और जो मोहम्मद गोरी था उसने एक ऐसी कसम ली कि जब तक पृथ्वीराज चौहान को पराजित नहीं कर दूंगा तब तक मैं न तो कोई अच्छा जीवन जीऊंगा या फिर मैं किसी भी प्रकार का भोगविलास का जीवन नहीं जीऊंगा। और दूसरी तरफ हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जी थे वो अपने रंगारंग कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। वो अपने जो युद्ध की तैयारियों को छोड़ के उनका माइंड कहीं और ही डाइवर्ट हो गया। और ऐसी स्थिति में उन्होंने इस टाइम पीरियड में अपने पड़ोसी राज्यों से भी संबंध खराब कर लिए। तो जब मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है तो उसके आस पड़ोस के राज्यों ने भी उसका साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरह से जो है मोहम्मद गोरी पराजित कर देता है। और पराजित करने के साथ ही
मोहम्मद गोरी अब भारत में तुर्की राज्य की स्थापना स्थापित कर लेता है। तो यदि आपसे बात की जाए कि तराइन का द्वितीय युद्ध और प्रथम युद्ध का क्या महत्व है, तो यह महत्व मैं समझता हूँ वन वर्ड में आप समझा सकते हैं। अब इस युद्ध के पश्चात तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के पश्चात द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान के पराजित होते ही राजपूत शक्ति का विनाश हो जाता है। राजपूत शक्ति का विनाश होते ही भारत में एक वैक्यूम की स्थिति आ जाती है। और मैंने आपको बताया था शक्ति का एक सिद्धांत होता है, वैक्यूम को हमेशा कोई ना कोई पावर उसको वैक्यूम को भरती है। और इस समय पावर कौन आ गई? तुर्की। अब तुर्की सत्ता अब इस 1193 से 1192 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और 1193 से दिल्ली मोहम्मद गोरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हो जाता है। दिल्ली जो थी यह मोहम्मद गोरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हो जाता है। और अब भारत में किसकी स्थापना होगी? दिल्ली, क्योंकि हमारी राजधानी रही है। और अब भारत की क्या नाम से जो शक्ति है वो कौन होगी? तुर्क। अब भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में कौन सी शक्ति आ गई है? तुर्क शक्ति आ गई है। अब चूंकि यहाँ एक समस्या एक आती है कि तो फिर मोहम्मद गोरी भारत का शासक, प्रथम शासक क्यों नहीं है? देखिए, मोहम्मद गोरी भारत का प्रथम शासक इसलिए नहीं है क्योंकि मोहम्मद गोरी इस समय युद्ध में लीड था और इसके पश्चात वह 1194 में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर देता है। 1194 के पश्चात अचानक मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? चंदावर का युद्ध, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। 1194 में चंदावर का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया है? कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया है, जिसमें मोहम्मद गोरी के द्वारा जयचंद पराजित हो जाता है। अब आगे देखते हैं। अब चूंकि गोरी जो है, मोहम्मद गोरी जो है 1206 में अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके कोई संतान नहीं थी। देखिए, यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मोहम्मद जो गोरी था या फिर तुर्क, मैं पूरी बात कर इसलिए जो तुर्क लोगों की बात करूं, तुर्क आक्रमणकारियों की बात करूं, तो जो मध्य एशियाई लोग थे, इनके यहाँ दास प्रथा का बहुत तगड़ा प्रचलन था, बहुत जबरदस्त प्रचलन था। तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते थे? अपने साथ दास लेके आते थे और जो अपने द्वारा जो विजित क्षेत्र थे उन पर क्या है, ये दासों को छोड़ देते थे। तो इसने क्या किया, जो 1100 तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात यहाँ इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1193 में ही अपने क्षेत्रों का सूबेदार या गवर्नर नियुक्त कर दिया था। अपने विजित क्षेत्रों का सूबेदार या गवर्नर नियुक्त कर दिया था। किसने? इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने अपने जो विजित क्षेत्र से उनका गवर्नर नियुक्त कर दिया था। इनके दास रखने की प्रथा थी। तो आगे हम देखते हैं कि 1206 में अचानक गोरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं उसकी मृत्यु के पश्चात क्या परिणाम निकल के सामने आते हैं। यह लिख लिया, चंदावर का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? तो गोरी की मृत्यु के पश्चात 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात जो स्थिति भारत के समक्ष आती है, अब भारत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, सत्ता किसके हाथ में आ गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गई और वह भारत में गुलाम वंश की स्थापना या सल्तनत काल की स्थापना करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मध्यकाल दो भागों में विभाजित है, सल्तनत काल और मध्यकाल और मुगल काल। तो सल्तनत काल को सल्तनत इसलिए कहा जाता है कि इसके जो शासक, जितने भी शासक थे, उन्होंने क्या सुल्तान की उपाधि धारण की थी और मोहम्मद जो गोरी था यह उसका दास था। तो पहला जो गुलाम वंश की स्थापना करता है और गुलाम वंश का पहला जो शासक था वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। या दिल्ली सल्तनत का पहला जो तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक है। या फिर मैं बात करूं गुलाम वंश, इसने किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की यह स्थापना करता है। गुलाम वंश का टाइम पीरियड, इसने गुलाम वंश की स्थापना है। गुलाम वंश का टाइम पीरियड मैंने बताया आपको 1206 से 1290 ईस्वी तक का ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में गुलाम वंश के शासक थे। और ये गुलाम वंश क्यों कहलाया? क्योंकि इस टाइम पीरियड में इस वंश में अधिकतर जितने भी शासक थे, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे वो बलबन हो, ये सारे क्या थे? गुलाम थे। ये तो इस वजह से सारे क्या थे? गुलाम थे। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे।
इस वजह से इस टाइम पीरियड को क्या कहा गया है, गुलाम वंश कहा गया है। ये वन वर्ड में कई बार पूछ लेता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए। 1206 से 90 तक का टाइम पीरियड है इसका। अब आगे जाइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह भारत का प्रथम तुर्क शासक था, या भारत का प्रथम सल्तनत कालीन प्रथम तुर्क शासक था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह क्या करता है, ज्यादा लंबे समय में, देखिए 1206 से 1210 तक ही रहा था, तो 1206 से 1210 तक इसने ज्यादा लंबे समय तक इसने अपने यहाँ शासन नहीं किया था। एक छोटे अंतराल में यह शासन करता है, तो वह क्या प्रशासनिक व्यवस्था को इतना सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं कर सकता है। इसने क्या किया, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वन वर्ड में पूछा हुआ है कि इसकी राजधानी क्या थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर है बात, इज दैट क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन? अगर इसकी राजधानी पूछे तो आपसे बता सकते हो गुलाम वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी, लाहौर। ठीक है, दिल्ली मत कर देना, दिल्ली नहीं है, लाहौर। ठीक है, आगे लिखिएगा। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक 1208 में दास्ता से मुक्त हुआ। तो इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि यह दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था। और यह कौन सी उपाधि धारण करता है, मलिक या सिपह सालार की। कौन सी उपाधि धारण करता है, यह उपाधि धारण करता है मलिक या सिपह सालार की उपाधि धारण करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कंफ्यूजन नहीं होना। आप कह रहे थे सर सुल्तान की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल मैं उसी बात पे कायम हूँ। लेकिन कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, यह प्रथम तुर्क शासक था, और यह सुल्तान की उपाधि धारण करके मलिक या सिपह सालार की उपाधि धारण करता है, क्योंकि यह 1208 में जाके दास्ता से फ्री होता है। कब फ्री होता है, दास्ता से फ्री होता है, और जो दास होता है उसको सुल्तान बनने का हक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, मलिक या सिपह सालार की उपाधि धारण करता है। तो इसने 1208 में क्या दास्ता से मुक्त हुआ था। अगर आपसे वन वर्ड में किसी कंपटीशन एग्जाम में या एग्जाम में पूछ ले कब हुआ था, तो 1208 में। इतिहासकार मिन्हाजुल सिराज, इसके शासनकाल में इतिहासकार थे एक मिन्हाजुल सिराज। तो मिन्हाजुल सिराज इनकी तारीफ करते हुए इनको लाख बख्श कहते हैं। क्या कहते हैं, लाख बख्श। क्या नाम दिया है इनका, उपनाम क्या था, लाख बख्श। अब मैं ये भी बताऊंगा लाख बख्श क्यों कहते हैं। देखिए, लाख बख्श इसलिए कहा जाता है कि यह बड़ा ही उदार हृदय वाला व्यक्ति था, बड़ा दातार व्यक्ति था। तो यह क्या करता था, लाखों के दान दिया करता था। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, लाख बख्श की उपाधि या लाख बख्श कहा गया। तो इसलिए यहाँ क्लियर है बात, लाख बख्श किसका नाम है, लाख बख्श के कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया है, लाख बख्श भी कहा गया है। लाख बख्श से किसने कहा है, मिन्हाजुल सिराज ने कहा, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कहा है। तो इसके शासनकाल में जो इसने विद्वानों को भी संरक्षण दे रखा था। तो कौन कौन से सल्तनत काल के, हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर, दो ऐसे विद्वान थे, हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर। ये दोनों किसके संरक्षण में थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में एक और प्रमुख कार्य किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक और कार्य किया था। हाँ, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वह प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी जो था, बख्तियार काकी है, सूफी संत थे। ये कौन थे, सूफी संत थे। मैंने आपको बताया था कि वह उदार व्यक्ति था, उदार हृदय का व्यक्ति था, और इस तरह का नेचर वाला व्यक्ति क्या है, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। तो जो ये प्रसिद्ध सूफी संत थे, इनका वह शिष्य था। तो उन्होंने इन बख्तियार काकी के नाम पर
इन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कहां पर है, यह स्थित है, यह दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण करवाया। अगर इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, एक कई बार पूछा हुआ है कि अंतिम रूप से इसका जो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो अंतिम रूप से कौन करवाता है, इल्तुतमिश। अंतिम रूप से किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। तो यह बात क्लियर होगी। कुतुब मीनार इसका निर्माण कराया था, दिल्ली में इसको निर्माण करवाया था और किसके, बख्तियार काकी के नाम पे करवाया था और अंतिम रूप से इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। अब लास्ट लिखेगा, अंतिम पॉइंट लिखेगा इसमें 1210 में। देखिए 1210 में मैंने आपको टाइम पीरियड पहले लिखा था, तो 1210 में क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है कि यह क्या एक चौगान गेम होता है। देखिए मेरे पास कई बार बुक्स जो है वो कॉपीज मेरे पास आती है, आपकी आप लोगों की कॉपीज आती है, तो एक कई बार यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, फेमस भी है कि चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि कई बार क्वेश्चन होता चौगान क्या था, तो कई कहते हैं जयपुर में स्थित स्टेडियम है। क्या कहते हैं, जयपुर में स्थित चौगान स्टेडियम। यह स्टेडियम नहीं है, यह स्टेडियम नहीं है, इज इट नॉट स्टेडियम। यह एक आपने गेम सुना होगा पोलो, पोलो का गेम आता है। यह पोलो जो गेम ग्राउंड है, पोलो जो गेम होता है घोड़ों के ऊपर होके एक स्टिक से खेला जाता है, इस प्रकार का यह गेम था। इस गेम को खेलते हुए हाथी के ऊपर बैठ के खेला जाता था। इस गेम को खेलते हुए 1210 में इसकी बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी आराम शाह था, वह एक अयोग्य शासक था। बलबन की मृत्यु के पश्चात जो आराम शाह था, आराम शाह था, वह क्या एक अयोग्य शासक था, वह एक अयोग्य शासक था आराम शाह। तो आराम शाह जो था, इसको अपदस्थ करके इल्तुतमिश ने सत्ता का हस्तांतरण अपने यहाँ कर लिया। आराम शाह को इल्तुतमिश के द्वारा पराजित किया या अपदस्थ कर दिया गया, और जो गद्दी थी सुल्तान की, उस पर स्वयं विराजमान हो गए। तो देखिए ये मैंने आपको आज जो है गुलाम वंश की कैसे स्थापना होती है, कैसे जो तुर्की लोग थे, विदेशी लोग थे, उन्होंने भारत में अपनी सत्ता की स्थापना की और किस प्रकार से अचानक मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके दास जो थे, उसके द्वारा जो दास लाए गए थे, उन दासों ने भारत में उसके जो विजित क्षेत्र थे, वहां उन्होंने क्या नाम से अपने जो है दास वंश की स्थापना की या गुलाम वंश की स्थापना की और कैसे तुर्की राज्य भारत में स्टेब्लिश हुआ। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड से लेके 1191 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से लेके और हम जो है 1191 से लेके 1761 तक का जो टाइम पीरियड है, यह पूरा का पूरा टाइम पीरियड हमारा मुस्लिम इतिहास कहलाता है। मुस्लिम इतिहास या फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास कहलाता है, क्योंकि इसमें जो पावर थी, वो सेंट्रलाइज पावर थी, वह मुस्लिम पावर थी, हमारे यहाँ कार्यरत थी। और इसके पश्चात आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। तो ये आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा है, आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। और अगर किसी भी प्रकार की क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो नो झिझक मुझे आप कमेंट कर देना। मेरा नंबर आप सभी पे है और मेरा फिर आप लोगों सभी से निवेदन है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स को आप जोड़ने की कोशिश करें कि सर ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है, हम बार ताकि हमारी डबल मेहनत नहीं होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने एक प्रयास किया आप लोगों के लिए, जो हम यहाँ आप लोगों तक पहुँचने की जो कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को घर पे बैठे जो कोर्सेज अवेलेबल कराने की जो हमारे यहाँ एक प्रयास है कस्तूरी महाविद्यालय का, तो उसमें आप हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी अपनी जो कमी बेसी, देखो कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं, पहले शुरुआत में हम कैसा भी जो काम करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, ठीक है ना। तो उन कमियों को हम सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे को जब मुझे जो भी बात बताएंगे, तो उसमें हमारी क्लास भी सुधरेगी,
रहेगी और मैं आप लोगों तक पहुंचने में सफल भी रहूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे, आप लोग सब रीड करके आएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।